अगर आपको पता चले कि हमने एक और विवाद खड़ा होते हुए देखा जो अब तक के तो था नहीं, इंडिया बनाम भारत। एक निमंत्रण पत्र सामने आया। जनरली ये होता है कि जब संवैधानिक पदों पर बैठे जो हमारे लीडर होते हैं उनके ओर से जब इनविटेशन कार्ड जाता है, अगर वो हिंदी में है तो उसमें भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री होता है, अंग्रेजी में होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। लेकिन एक निमंत्रण पत्र ऐसा आया जिसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सिर्फ वो निमंत्रण पत्र नहीं था, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ और ऐसे बयान भी आए जो इतने पोलाइट सजेशंस नहीं थे, इंडिया को गाली भी बताया गया। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि जो दूसरा पक्ष है उसके सामने परेशानी ये है कि वो डिफेंड करे किसको, इंडिया को या भारत को। वो अपनी जगह इस बहस में ढूंढे कहाँ, इसलिए हमने कहा ये नैरेटिव की लड़ाई है। सौरभ, मैं ये आपसे बात की शुरुआत भी करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सुना कि एक बहस ये भी हो रही है, आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आई? सबसे पहले तुलसीदास जी का एक सवैया याद आया जो मैं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सू। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांग के खैबो मसीह ते को सैबो, लैबो को एक न दैबो को दो। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, परमहंस कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं, ना मैं किसी संपर्क रखकर जाति बिगाड़ूं। तुलसीदास प्रसिद्ध राम का गुलाम, जिसको जो रुचि सो कहे। मांग के खाना है, मस्जिद या देवालय में सोना है, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। निखिल जी, सारा खेल ये है कि भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करना राजनीतिक दलों के लिए अपेक्षाकृत आसान काम है। किसी को भावुक मुद्दों पर उत्तेजित करना, बहलाना, फुसलाना, उनके अस्तित्व से इन प्रश्नों को जोड़ना, उनकी जातीय, धार्मिक, राजनीतिक, भाषिक अस्मिता से जोड़ना, ये अपेक्षाकृत आसान है। मुश्किल क्या है? मैं एक फिल्म के हवाले से बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि वही बहस जो पार्ट 1 में हुई और फिर पार्ट 2 में, क्योंकि इंडिया बनाम भारत की बहस सिर्फ नाम की बहस नहीं है, ये बहस बहुत पीछे जाती है कि आप किस रेफरेंस को मान रहे हैं। इस कॉलोनियल माइंडसेट की बहस है, खान मार्केट गैंग की बहस है, अंग्रेजी के आधिपत्य की बहस है, फिर इसके काउंटर में भारत की जो बहस आती है जिसमें अभी हम द्रविडियन मूवमेंट की बात कर रहे थे, हिंदी के इम्पोजिशन की बहस है, नॉर्थ सेंट्रिक सेंसिबिलिटीज की बहस है, बहुत लंबी बहस है ये। और ये आपको हर जगह दिखेगी। अभी जब परसीमन के बाद अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा तब ये बहस आएगी। राहुल जब रिप्लाई कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि आप तमिलनाडु के सोशल इंडिकेटर्स देखिए, इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स देखिए। मैं एक फिल्म देख के आया आज निखिल, पूरे देश में इस फिल्म की चर्चा है। जवान नाम है फिल्म का, एटली ने डायरेक्ट की है और शाहरुख खान की फिल्म है। भरपूर सिनेमाई मसालों से भरी फिल्म है ताकि वो जनता को रोचक लगे, लेकिन इसमें कुछ विषय उठाए गए हैं और उन विषयों को उठाने का ढंग ऐसा है जिसके लिए मुझे पता नहीं राजनीति शास्त्र में इस तरह का पदबंध है या नहीं। बहुत ही कैपिटलिस्ट सोशलिज्म की जो अप्रोच है कि जो पूंजीवाद के सारे टूल्स का इस्तेमाल करें पर अंततः जो अपने इनर मैसेज में बहुत समाजवादी साबित हो, बहुत समता मूलक साबित हो। अब इस फिल्म में क्या क्या दिखाया गया है? इस फिल्म में मैं बिना किसी स्पॉइलर के बता रहा हूँ, कुछ कई दर्शकों ने नहीं देखी होगी। एग्रीगेरियन क्राइसिस को दिखाया गया है। देश का किसान, खासतौर पर छोटी जोत का किसान, किस तरीके की तकलीफों में है और देश का जो सिस्टम है, बैंकिंग का सिस्टम, पॉलिसी के निर्माण का सिस्टम, वो कैसे उनकी अवहेलना कर रहा है, ये दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस देश का जो बुनियादी हेल्थ का ढांचा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? गरीब जाते हैं, पिछड़े जाते हैं, वो कितना खराब है, इसमें ये दिखाया गया। इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ऊपर के लोग अपनी गलतियां ढांकने के लिए जो असल में ठीक काम करना चाह रहे हैं उन्हें देशद्रोही करार देते हैं। ठीक है, इसमें यह दिखाया गया है कि इंडिया की लकदक में बैठे लोग भारत की चिंता नहीं करते हैं और अंततः एक इसमें मैसेज दिया गया है खालिस शाहरुख खान अंदाज में कि नागरिकों को इस देश का सिस्टम फिक्स करना होगा।
तो सवाल ये है कि ये भारत और इंडिया की बहस पिछली बहस की तरह उसकी टाइमिंग क्या है? या विपक्ष को पूछ रहा है कि अगर हम कल को अपने अलायंस का नाम इंडिया से बदल के भारत कर देंगे तब फिर बहस कहाँ जाएगी? इस पे जो संघ से जुड़े लोग हैं या भाजपा से जुड़े लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई अब की नहीं है। इसका एक प्रकटीकरण अब का है, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गोलवलकर के समय से पदावली देखें तो उसमें मैकाले प्रणीत शिक्षा प्रणाली, जिसमें मौलिक चिंतन पे आघात किया गया, रट्टाफिकेशन को, बाबू वर्ग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो कुछ भी अतीत में है उसको पिछलेपन से, पुरातनपन से, पोंगापन से जोड़ दिया गया और हम अपने अतीत पर गर्व के बजाय शर्म करना सिखाया गया। इस तरीके के बहुत सारे विचार प्रस्थान बिंदु हैं। भारत बनाम इंडिया की बहस वहां तक जाती है। एक तरफ देवदत्त पटनायक जैसे विद्वान हैं जो बाकायदा प्रमाण देके बताते हैं, मेगास्थनीज क्या, इंडिका का और सबका प्रमाण, कि अंततः शब्द सिंधु है। सिंधु को किसी ने इंदु कहा, इंडिया कहा, किसी ने हिंदू कहा, हिंदुस्तान कहा, जिसके मुख्य में उच्चारण में जैसा बैठा वैसा कहा। सप्त सैंधव प्रदेश था। सिंधु शब्द हम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नदी के लिए भी। पर अंततः बात यह है कि इंडिया बनाम भारत की बहस के जरिए हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर से एक और आम चुनाव को विशुद्ध भावनात्मक मुद्दों का चुनाव बनाना चाह रहे हैं, या उन सख्त, सीधे और जरूरी सवालों पर वापस नैरेटिव और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लाना चाह रहे हैं, जो देश की तरक्की के आर्थिक सूचकांक, सामाजिक समानता के सूचकांक, अवसर समानता के सूचकांक, बेहतर जिंदगी के सूचकांक, इन सब पर हम compete करें। अपनी सरकार के पिछले 5-10 साल के कार्यकाल को जज करें। जो सत्तासीन है वो क्या इसके लिए आगे का रोड मैप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो विपक्ष है वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, इस पर बात करें। खेल सारा ये है। इसलिए हम खूब डिस्कस करें नेता नगरी में कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने, पर हम लगातार अपने नागरिकों को ये ध्यान भी दिलाते रहें कि जिस वक्त हम पथ के सभी दावेदारों से कुछ क्वालिटी डिबेट की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर रहे हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि देश में संसद का ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसका प्रयोजन क्या है। एग्जैक्टली वैसे सौरभ, अनुराग ठाकुर ने ये एक्सप्रेस को क्लियर किया जब ये अफवाह कुछ ज़्यादा ही पनपने लगी, तब उनसे कांटेक्ट किया गया और उन्होंने एक्सप्रेस को जो कोट दिया वो हम बता दें अपने दर्शकों के लिए। अनुराग ठाकुर ने ये क्लियर किया है कि ये जो करंट सेशन बुलाया गया है उसका मुल्क का नाम बदलने से कोई संबंध नहीं होने वाला। आप अपनी बात रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या सफाई दी। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, यदि देश में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है तो उस सत्र को बुलाने का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में देश के सभी दलों को सूचित किया जाए। ये ट्रांसपेरेंसी कहती है। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है, नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत है। अगर वो कोई नया कानून ला रहे हैं, उनके पास जनादेश है, तो वो कानून वो बनाएंगे। अगर उस कानून में कोई खामी होगी तो वो संविधान बेंच वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे कोई गुरेज नहीं। सरकार का काम है देश को आगे ले जाना और उसके लिए जरूरी कदम उठाना, पर संवाद करना, सूचित करना पहले से, ताकि अगर इस पे किसी का एतराज हो, बहस हो, तो वो बहस गुणवत्तापूर्ण हो। मैं आपका अचानक से टेस्ट लूं किसी चीज पे और आप तैयारी के साथ आकर कहूं कि आप बात रखिए, इन दोनों में फर्क है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई कभी रेवड़ी की बात करता है, कोई कभी अपनी सहूलियत से विरोध करता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कभी भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं, कभी आर्थिक या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जो जिस राज्य में। इसीलिए मैंने सबसे पहले तुलसीदास जी का पद उठाया कि आपका मूल भाव क्या है। आप भूत कह रहे हो, अद्भुत कह रहे हो, क्या कह रहे हो, वो सब ठीक है, पर अंततः इस पे जज करेगा नागरिक। मैं इसी चीज़ पर राहुल जी का भी और रादीप जी दोनों की टिप्पणियां चाहता हूं कि वो तो सौरभ की बात एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है कि इस बहस का वैसे तो फिर कोई तुक नहीं है, क्योंकि ना मुल्क का नाम बदलने जा रहा है, नाम बदल देने से कुछ हो भी जाएगा। लेकिन हमने वो बहस होते हुए तो देख ली, और ऐसा नहीं था कि वो धुआं मतलब बिना किसी आग के पैदा हुआ था। 2-3 कागज़ लोगों ने देखे, कुछ लगातार आने वाले स्टेटमेंट्स भी देखे और कॉर्नर्ड फील किया, स्पेशली विपक्ष ने, कि अब वो किस पाले में जाके खड़ा होंगे। क्या अगर वो भारत बोल देते हैं तो वो बाकी जगह से अपने हाथ जला लेते हैं, अगर वो इंडिया बोल देते हैं तो वैसे तो फिर वो गाली खाएंगे ही। हम ये जानना चाहते हैं कि जो चार्ज है
विपक्ष का कि हमने अलायंस का नाम ही रख दिया, तो इससे सरकार इतनी कॉर्नर्ड फील कर रही है कि अब उसको कागज में इन्विटेशंस में इंडिया की जगह भारत लिखने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि आर्टिकल 1 में क्लियर है कि समानार्थी हैं शब्द। आप भी मानते हैं इसमें? निखिल, मैं चाहूंगा पहले राजदीप इस पे बोले हैं जी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं देखा हूं कि राजदीप स्टूडियो में एक मल्ल युद्ध बीजेपी के साथ इस मामले में उनका चल रहा है। और ये जो विवाद है ना, मैं इसमें पहले थोड़ा सा मैं राजदीप के विचार जानना चाहूंगा। ठीक है। राजीव सर, राहुल जी का रिक्वेस्ट है कि यू गो फर्स्ट। मैं इस स्पेशल सेशन पे या इंडिया वर्सेस भारत पर? इंडिया वर्सेस भारत हमारा। सर आप अगर कैमरा को फेस करेंगे ना तो हाँ, दिस इज बेटर। या और निखिल जी, मैं चाहूंगा कि राजदीप जी इस पर भी प्रतिक्रिया दें, जो राहुल जी ने एक सुंदर रूपक अपने इस अभिन्न मित्र के लिए इस्तेमाल किया है, मल्ल युद्ध। उनको तो वो पहले भी प्रतिक्रिया और फिर इंडिया वर्सेस भारत पे। पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप इंडिया वर्सेस भारत डिबेट ले तो हम कह सकते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, यानी लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नया मुद्दा मिलता है, एक भावनात्मक मुद्दा मिलता है जिससे हेडलाइन बन जाते हैं। एक ऐसे समय पर जब G20 हो रहा है और चीन नहीं आ रहा है, आप अपनी हेडलाइन एक तरफ करते हैं इंडिया वर्सेस भारत, और एक अपनी भारतीय देशभक्ति को लोगों के सामने आगे करते हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि 2015 नवंबर में गृह मंत्रालय को पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल होती है इसी विषय पर, और गृह मंत्रालय साफ करता है देयर इज नो नीड टू चेंज फ्रॉम इंडिया टू भारत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये मामला डिबेट हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं हुआ, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा है। तो ये तो सरकार, इसी सरकार की 2015 में, 2014 के पहले नहीं, 2015 में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, जब गृह मंत्रालय ने साफ कहा देयर इज नो नीड। तो क्या बदला है 8 सालों में? क्या बदला है कि सडनली ये कोई अचानक जब कोई चीज नहीं होती है, सोची समझी रणनीति है। और रणनीति क्या है? 2-3 आप एक बाण से 2-3, यू वांट टू किल 2 or 3 बर्ड्स विद 1 स्टोन। नंबर 1, आप ये दिखाना चाहते हैं ये जो इंडिया अलायंस है, ये इंडिया अलायंस जो है, ये नाम इनका ही जो है वो कॉलोनियल नाम है। तो ये देशभक्त नहीं है, इन्होंने एक ऐसा नाम लिया है जो बीजेपी कहना चाहती है। वाकई अगर वो देशभक्त है तो उन्होंने नाम भारत लेना चाहिए था, इंडिया नाम क्यों लिया है? तो ये उसका एक सब टेक्स्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जब से ये इंडिया अलायंस हुआ है, कई बीजेपी नेताओं ने कहा ये गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया नाम का, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कम से कम देशभक्ति पर, नेशनलिज्म पर उनकी एक मोनोपोली हो। कौन है ये इंडिया अलायंस वाले, ये नाम लेना? तो ये एक राजनीतिक मकसद है कि आप उस इंडिया के बदले आप भारत नाम को आगे करिए। दूसरी बात जो है, जो मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है, कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि 2024 का जो चुनाव है वो इसी मुद्दे पर बने कि असली देशभक्त कौन है, कि क्या वो व्यक्ति या वो पार्टियां जो एक तरह से कॉलोनियल हैंगओवर से आई हैं, जो अभी भी उस राज की दुनिया में रहते हैं। जब आज वो गांधी नेहरू परिवार पर अटैक करते हैं, खास करके जवाहरलाल नेहरू पर अटैक करते हैं, तो उनका कहना है जवाहरलाल नेहरू ने एक तरह से अपनी स्पीच भी की थी, फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच, वो अंग्रेजी में की थी, वो एक कॉलोनियल हैंगओवर के थे। अब जो है एक नया रिपब्लिक आ रहा है, और उस नए रिपब्लिक में हम बात जो कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की कर रहे हैं और हिंदुत्व की कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि हर आरएसएस लीडर ने बार बार कहा और सालों से कहा, हेडगेवार से लेकर आप देखिए कि भारत जो है वो इस देश का असली नाम है। तो उस लड़ाई को आप फिर लोगों के सामने ला रहे हैं कि ये जो बाकी पार्टियां जो है, खासकर की कांग्रेस जो है, वो ब्रिटिश राज के जमाने में रहती है, इसीलिए उन्होंने इंडिया नाम प्रेफर किया है, हम भारत नाम लेना चाहते हैं। ये उनकी राजनीति है, ये पूरी राजनीति से प्रेरित है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि इंडिया भारत में मुझे नहीं लगता आप मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब तो मोदी जी की सरकार ने ही किए हैं। तो आप क्या नाम बदलेंगे? मुझे नहीं लगता ये नाम बदलने के लिए किया है, ये माहौल बनाने के लिए कि आप हमें बताइए 2024 के चुनाव के पहले कि क्या हम वाकई देशभक्ति पर एक चुनाव करवा सकते हैं कि असली देशभक्त कौन है।
2019 का चुनाव आपने पुलवामा पर करवाया, 2014 का चुनाव आपने एंटी कांग्रेस, एंटी यूपीए अच्छे दिन लाएंगे उस पर करवाया। अब आप 2024 का चुनाव करवाना चाहते हैं कि अमृतकाल कौन लाएगा, कि वाकई अमृतकाल जो है अगले 25 साल में कौन लाएगा? वो पार्टी जो इस देश से जुड़ी हुई है, या वो पार्टी जिन्होंने अंग्रेजों को जिनको सत्ता अंग्रेजों ने सौंपी, लेकिन जो अंग्रेजों का जो एक कनेक्ट था या एक कॉलोनियल हैंगओवर था, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए आपने कर्तव्य पथ बना दिया, आपने राजपथ को कर्तव्य पथ क्यों बनाया, 7 रेस कोर्स रोड को आपने लोक कल्याण मार्ग बना दिया। आप चाहते हैं, आपने ये औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम नाम दे दिया, आप शहर के नाम बदलते हैं, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज। ये सब एक आप चाहते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन, कि हम एक देश को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां भारत की असली ताकत लोगों के सामने रखी जाए। और आपको लगता है कि ये एक चुनावी एक आपके सामने एक प्लैंक बन गया। इसीलिए ये कोई इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि रिपब्लिक ऑफ भारत का इनवाइट आता है और उसी दिन प्रधानमंत्री का फंक्शनल नोट, वो इंडोनेशिया जा रहे थे, वो वहां भी लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, बट इंटरेस्टिंग टू अटेंड आसियान इंडिया समिट। तो प्रधानमंत्री ऑफ भारत टू अटेंड आसियान इंडिया समिट, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? यही तो ताजुब की बात है कि एक जगह तो इंडिया ही है, दूसरी जगह भारत करते हैं। सो आई थिंक दिस इज ओनली डिजाइन, एक डिजाइन है। ठीक बात है कि कौन असली बात किया। अब आपने राजदीप जी इसमें एक मसला ये है, देखिए, ये राजनीति की चौसर पर कोई ये दावा करे कि वो बिल्कुल धवल वस्त्रों से लिपटा हुआ है। जब इन्होंने इंडिया नाम रखा था इस नए अलायंस ने, जिसको बीजेपी वाले यूपीए का एक नया वर्जन कह रहे हैं, तब इनका भी मंतव्य ये था कि अब ये कहें कि मोदी वर्सेस इंडिया की ये लड़ाई, तो वो भी उस नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे थे कि हम बीजेपी से उसका जो एक उनको लगता है कि पेटेंट है या क्लेम है देशभक्ति पर, वो छीन सके। इसलिए हमें एक ऐसा नाम चाहिए, जैसे ये बिल्कुल वैसा है जैसे कहीं किसी सार्वजनिक जगह पे बहुत गंदगी हो रही होती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि भगवान के शक्ल वाली टाइल लगा देते हैं कि लोग ठिठक जाएं। तो लोगों को लगता है, राजनीतिक दलों को, कि अगर वो कोई ऐसा नाम रख देंगे जिसका विरोध करना, देश का विरोध करना हो जाएगा, या वो कैसे कहेंगे कि हम इंडिया, ये तो कोई नहीं कह सकता इंडिया के खिलाफ। तो उन्होंने उस बात को शुरुआत किया, बीजेपी अब उसको अगले चरण पर ले गई कि अच्छा ये इंडिया है तो हम इंडिया नहीं भारत के साथ हैं। और फिर वो नए सिरे से उस भारत को डिफाइन करने लगे कि उनके भारत का आशय क्या है, और इंडिया से उनका तात्पर्य कॉलोनियल से। इसीलिए आप याद करिए 2014 के पहले से नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड वाले शब्दों का, शहजादे। तो शहजादे कहने के पीछे दो भाव होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस देश में बहुसंख्यक को यह लगता है कि उर्दू से जुड़े हुए शब्द या उर्दू मुस्लिमों की भाषा है, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए शहजादे। दूसरा, शहजादे सुनते ही आपको सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक का वक्त याद आता है, ठीक है। तो एक कॉलोनियल हैंगओवर, जिसको पहले कहा जाता था ये सब बड़े लाट साहब बने फिरते हैं या बड़े अंग्रेज की औलाद बने फिरते हैं, अपने आप को ये समझते हैं वो समझते हैं, उन सबको आपने क्लब कर दिया और बता दिया कि 47 के बाद एक पुराने फ्यूडल लॉर्ड गए और ये नए पॉलिटिकल फ्यूडल लॉर्ड आ गए जिनको हम हटाना चाहते हैं। तो भारत बनाम इंडिया की लड़ाई। मेरी एक आपत्ति इस पर है राजदीप जी, मुझे हमेशा से चुनाव परिणामों के इस सरलीकरण से ऐतराज रहा है जिसमें हम किसी एक स्लोगन को पकड़ के पूरे चुनाव का भाष्य उसी में आरोपित कर देते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि साहब इंडिया शाइनिंग फेल हो गया इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, मनरेगा सफल हो गया इसलिए 2009 में जीत गए, या 2014 में सिर्फ वो एंटी यूपीए माहौल बन गया, एंटी इनकम्बेंसी, या 2019 में पुलवामा हो गया। ये जीत की कई वजहों में से एक वजह है, इकलौती वजह नहीं। 2019 में अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा या एनडीए, जो अब वो कह रहे हैं फिर से, सत्ता में वापस आई, तो इसकी वजह बड़े पैमाने पर किया गया विद्युतीकरण भी है। किसानों के खाते में डाले गए पैसे हैं, शौचालय है, उज्ज्वला है, और लोगों के भीतर ये भाव है कि नहीं साहब एक मजबूत ताकतवर नेतृत्व है। यही भाव इंदिरा गांधी देने में सक्षम हुई थी कुछ एक चुनाव में। 2014 में भी यही हुआ कि उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का प्रॉमिस किया, करप्शन से मुक्त कराने का प्रॉमिस किया। कांग्रेस का संगठन बिखरा हुआ था, बीजेपी एक मोमेंटम बिल्ड कर पाई,
14 में बीजेपी मोमेंटम के सहारे बहुमत पार करती है, 19 में बीजेपी मोमेंटम के अलावा अपने सांगठनिक विस्तार के सहारे भी पार करती है, और 2024 में जब उनको लग रहा है कि कोई मोमेंटम या बड़ी चीज नहीं है, एक थकान है 10 बरस के इनकम्बेंसी के खिलाफ, तब भी उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा जिस चीज पर है वो है कि अब हमने गांव के लेवल तक या ब्लॉक के लेवल तक या जिले के लेवल तक अपने संगठन को बहुत चाक चौबंद कर लिया है। जो मैंने पहले भी कहा, जो 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी, जो लोग तमाम जिंदगी बीजेपी के संगठन में काम करते रहे वो सब उठ के सरकार में चले आए। एक किस्म का तदर्थवाद, एडहोकिज्म रहा और अध्यक्ष बनते बिगड़ते रहे। आप उस 6 साल में देखें कितने अध्यक्ष बने बिगड़े, और संगठन बनाने पर जोर नहीं दिया गया और एक रूपता भी नहीं रही। कभी सुदर्शन कुछ बोल देते थे, कभी अटल बिहारी कुछ बोल देते थे, कभी दत्तोपंत ठेंगड़ी कुछ बोल देते थे, और बीजेपी का उसमें कोई वजन नहीं था, जिसका खामियाजा उन्हें 2004 में भुगतना पड़ा। तो इसलिए ये 2024 के कुछ मुद्दों में से एक होगा, लेकिन सिर्फ इस एक मुद्दे पर इनके चाहने के बावजूद, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरा इंडिया अलायंस चाह ले, पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाह ले, और जो बचे कुछ दल हैं केसीआर के दल समेत वो भी चाह ले, सिर्फ देश प्रेम या भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। सब बुफे, आपने थोड़ी देर पहले जब तमिलनाडु का या कर्नाटक का जिक्र हो रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि साहब ये एक रैशनल पॉलिटिक्स बिल्ड हुई इसलिए तमिलनाडु इतनी तरक्की किया। इट्स वन ऑफ द रीजन। एक रीजन ये भी है कि कामराज और उनके पहले जो वहां पे नेतृत्व रहा, उन्होंने आजादी के पहले 2 दशक में तमिलनाडु में इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री और प्राइमरी एजुकेशन, इन सब पे बहुत काम किया गया। तो उन्होंने जिसको फाउंडेशन स्टोन कहते हैं वो बिल्ड किया, और उसके बाद क्रमशः उसमें वेलफेयरिज्म जुड़ा और बाकी चीजें जुड़ी। नहीं, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। कोई चुनाव एक मुद्दे पर नहीं जीता जाता, लेकिन ये बड़ा हथियार है। और बीजेपी के लिए कल्चरल नेशनलिज्म, आपने शहजादा वर्ड यूज किया, मैं तो वर्ड यूज करूंगा लटियंस दिल्ली। बार बार जब मोदी जी या बीजेपी नेता कहते हैं हम लटियंस दिल्ली के खिलाफ, आप कहना क्या चाहते हैं कि 1947 में आजादी मिली लेकिन लोगों के मन अभी भी वहीं रहे, अंग्रेज चले गए, लेकिन जो कांग्रेसी थे अपने बच्चों को स्टीफेंस कॉलेज भेजते थे, अंग्रेजी में पढ़ाते थे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात करते थे। अब ये नया जमाना है, उस नया जमाने में हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बैटल है, ये कल्चरल वॉर है। ये केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, लेकिन आप केवल सत्ता में नहीं आना चाहते, लेकिन आप एक कल्चरल रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। उस कल्चरल रेवोल्यूशन में ये इंडिया वर्सेस भारत एक डिबेट आपने छेड़ दी है। अब उसका कैसे इस्तेमाल करते, और मुझे लगता है वो जैसे अब मुझे जो जानकारी है, प्रधानमंत्री ने अपने कई मंत्रियों को कहा है आप इसमें पढ़िए मत, क्योंकि इसके लिमिटेशंस है। सनातन धर्म में आप पूरी तरह से विपक्ष को अटैक करेंगे, लेकिन इंडिया वर्सेस भारत पर आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मसला है, इसमें आसानी से आप केवल ये कहकर कि हम भारतीय और बाकियों को देशद्रोही कहना केवल उस नाम पर, वो आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राहुल जी आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? आप कुछ कह रहे थे कि मैं पिछले 2-3 दिनों से क्या सवाल आप कह रहे थे? मैं उनका क्लियर कर देता हूँ उनका जी। वो कह रहे थे मल्ल युद्ध, आप खुद बताना चाहते हैं सर उनको? नहीं, कौन सा युद्ध आप बताइए ना। मैं राजदीप जी मैं जानना चाहता हूँ, राहुल जी जिस तरह इशारा कर रहे थे एक संस्कृत के सुंदर रूपक का इस्तेमाल करके, ये शब्द है मल्ल युद्ध, आसान हिंदी में या इंग्लिश में इसको रेसलिंग कहते हैं, हिंदी में नूरा कुश्ती भी कहते हैं। तो आप अपने मतलब आप टीवी पत्रकार कहने पे नाराज होते हैं, कई आपके चाहने वाले ट्विटर पर मुझे इसके लिए ट्रोल भी करते हैं। तो सिर्फ राजदीप जी आप ट्रोल नहीं होते हैं, तमाम आईटी सेल्स के द्वारा हम लोगों को भी थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता है। तो आपके जो भक्त हैं वो हमें ट्रोल करके कहते हैं कि एक तो ये कि हम आपका पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं। मैं उनके इस निष्कर्ष से असहमत हूँ, है ना। राजदीप जी का बहुत सम्मान है, लेकिन किसी का सम्मान होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उससे हर बात पे सहमत हुआ जाए। असहमति का विवेक होना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप टीवी पत्रकार कहे जाने से नाराज होते हैं, पर एक आपकी ये प्राथमिक पहचान है। और राहुल जी उसी तरह इशारा कर रहे थे कि टीवी पर जो आप प्राइम टाइम का शो करते हैं उसमें पिछले कई दिनों से आप इसी पे रेसलिंग करवा रहे हैं, इंडिया बनाम भारत। थोड़ा वो बताइए। नहीं, देखिए क्या हुआ है कि टीवी मैं बिल्कुल आपको साफ कहता हूं, क्योंकि लल्लन टॉप में मुझे अच्छा लगता है ये बात हम साफ कह सकते हैं कि वाकई जो है टीवी जो न्यूज बन गई है, जो डिबेट्स बन गए हैं, वो एक तरह से नूरा कुश्ती बन गई है जिसमें शोरगुल ज्यादा होता है। और मुझे लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि
एक ऐसे डिबेट करें जिसमें आवाज कम हो। अब क्या हुआ है कि उस इतनी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो गया है कि जब आप किसी बीजेपी गेस्ट को लाते हैं, कांग्रेस गेस्ट को लाते हैं और आप बीच में हैं, तो उस पोलराइजेशन में आप भी फंस जाते हैं। और इसी वजह से जब मैंने ये स्पेशल सेशन की बात की थी और इस पर बहस छेड़ी थी, तो कुछ बीजेपी नेताओं ने का जो प्रवक्ता था उसने मुझे कहा कि आप एक तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा स्पेशल सेशन का इतिहास जो है, कन्वेंशन है, जब आप इसकी अनाउंसमेंट करते हैं तो आप बताते हैं इसका एजेंडा क्या है, सरकार इस पर चुप्पी क्यों साध रही, इसमें सीक्रेट क्या है। तो मुझ में और उस बीजेपी के प्रवक्ता में बहस छिड़ गई। अब बहस कभी क्या नाम है प्रवक्ता बीजेपी? नहीं, कोई नहीं। अब उसमें तो जो है, ये देखिए, ये नाम बता दीजिए सर, थोड़ा दर्शकों को ना सहूलियत। नहीं, देखिए, शहजाद, नहीं कोई दिक्कत नहीं, शहजादा नहीं, शहजाद पूनावाला। मैंने शहजाद भी कहा, आपको शहजादा सुनाई थी। एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके पहले मेरे CNN IBN में मेरे साथ काम किए थे, इंटर्न थे मेरे साथ। अच्छा, आपके सिखाए हुए हैं ये एक्स कांग्रेस मौजूदा बीजेपी प्रवक्ता? देखिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ मैंने एक जमाने में काम किया है, वो मेरे साथ शो करते थे जैसे आज आप कर रहे हैं। मेरे साथ वो शहजाद पूनावाला वहां इंटर्न थे। अब शहजाद पूनावाला आगे अवसर नहीं दिया, राहुल श्रीवास्तव को अवसर नहीं दिया। नहीं, देखिए, राहुल जी और मैं वहीं के वहीं रह गए। राहुल जी अभी भी पत्रकार है, मैं अभी भी वही पत्रकार हूँ। बाकी बहुत आगे बढ़ गए। अर्नब गोस्वामी ओनर बन गए रिपब्लिक के, वहीं शहजाद पूनावाला अब बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। और अपनी एक तरह आज मैंने ट्विटर पर तो उनकी एक नई पहचान हो गई है कि वो पासमानदा मुस्लिम है। तो चलिए, उस दिशा वो उनको और एक उनके CV पर बन गया है। देखिए, ये बात जो है ना कि हमारे प्रवक्ता जो है, जब वो आते हैं, कुछ ऐसे प्रवक्ता बन गए हैं कि वो एंकर को कैसे नीचा किया जाए, एंकर को टारगेट किया जाए, ताकि एंकर एक तरह से कमजोर हो गए, एंकर की विश्वसनीयता आप कम करें। ठीक है, वो भी आपका हक है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप पर्सनल अटैक्स करते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम हंस लेते हैं, लेकिन स्टूडियो जैसे ही डिबेट खत्म हो, आप सोशल मीडिया पर जाके वीडियो क्लिप करके उस एंकर को टारगेट करते हैं। अब मैं सोच रहा हूं, एक जमाने में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, गोविंद आचार्य, नरेंद्र मोदी जी। 90 के दशक में ये 5 मैं कहूंगा महास्तंभ एक तरह से थे। राहुल जी को कुछ और नाम याद आएंगे, लेकिन ये बड़े स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। अब आप देखिए, अब क्या वाकई आपको लगता है कि उनको ये जो भाषा का प्रयोग होता है, ये अटैक्स होते हैं, किसी को कुछ भी कहना, ये मुझे दुख लगता है। लेकिन ये ठीक है, जमाना बदल गया है एंड आई फील बैड अबाउट इट। और मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में संवाद होना चाहिए, विवाद कम, संवाद ज्यादा। लेकिन उसके विपरीत वही हुआ है इंडिया वर्सेस भारत पर भी। व्हाई कैन देयर नॉट बी अ डिस्कशन? डायलॉग होना चाहिए। अब आप 1946 मैं देख रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, दोनों तरफ से बात हुई। आखिर में अंबेडकर जी ने कहा कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला की तरह सेक्शन 1.1 इंडिया दैट इज भारत लोगों के सामने लाया। अब आप उस जमाने के जो लीडर्स थे, उसमें उनमें वो दूरदर्शिता थी, वो जानते थे कि संवाद कैसे होता है। अब कोई संवाद कर पाएगा इंडिया वर्सेस भारत पर? किसी भी मुद्दे पर, सनातन धर्म का मुद्दा लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लीजिए, इन पर कोई संवाद नहीं होने वाला। और टीवी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि हमने टीवी स्टूडियो को एक रेसलिंग मैच बना दिया है, जहां जितना भी आवाज हो, जितना भी ड्रामा हो, उतना लोगों के TRP बढ़ती है। अब यही तो दुखद बात है कि हम उस लड़ाई में फंस गए हैं और अब बुढ़ापा आ गया है, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। किसका बुढ़ापा आ गया? अब सब देखिए, मेरा सबका आ गया, 58 साल के हो गए हैं। अब एक ही अच्छी बात है, लोग 60 साल की नौकरी पूरी करके राजनीति में नए सिरे से प्रवेश कर रहे हैं। आप हमारे JNU के सीनियर जयशंकर साहब को देखिए, ये क्या बात हुई, बुढ़ापा आ गया है? नहीं, एक अच्छी बात आपने कही। आपने आज जवान पिक्चर देख ली। शाहरुख खान बिलोंग्स टू माय क्लास ऑफ 65।
हम लोग सब क्लास ऑफ 65 है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और राजदीप सरदेसाई, ये 4 लोग हैं क्लास ऑफ 65 जो इस साल 58 साल के हो गए। अब शाहरुख एक के बाद एक हिट देने लगे हैं, तो हमारा भी थोड़ा एक मनोबल बड़ा है कि हम भी अब इस जमाने में कोई हिट पिक्चर दे दे तो हम भी कोई आगे बढ़ जाए यहाँ से। सर शाहरुख की और राजदीप की क्या बराबरी, वो साल में 2 पिक्चर करता है, 6 घंटे का काम करता है। राजदीप रोज 1 घंटा टीवी पे, लल्लन टॉप पे 2 घंटा होते हैं, कोई बराबरी है? कमाल कर रहे राजदीप जी, आपकी ये मॉडेस्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल श्रीवास्तव, आप बिल्कुल ना, ये जो आप बड़े बगैर स्माइल के एक चुटकुले लगा देते हैं, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यही अदा आपकी पसंद है। इसी तरह से अगर कुछ कोई कह देता मुझे टीवी स्टूडियो में, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप कहेंगे कि आप लोग सब कांग्रेसी की तरफ की बात करते हैं, ये क्या बात हुई? अरे कोई नहीं कह रहा है राजदीप जी, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है। आज कहाँ ले जा रहे हैं बात? अरे वहां देखिए निखिल, मैं ये कहूंगा कि मेरे देश के नाम में एक अजीब सी एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। मैं कल शाम को बाहर था और मैं गाड़ी चला के आ रहा था, एक के बाद एक जो चीज मैंने देखी कि देखिए देश दुनिया जो है तेल पे चलती है। तो पहले पेट्रोल पंप पड़ा इंडियन ऑयल, फिर पड़ा भारत पेट्रोलियम, और फिर पड़ा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और शायद ये 3 पेट्रोल पंप ने ये इस पूरी डिबेट का सार है वो सामने रख दिया। क्या है कि अगर आप देखें तो नाम से किस तरह से काम चला है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बड़ा जो संगठन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत माला, ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। देखिए हम लोग इतिहास के जानकार नहीं हैं हम लोग, और क्या है कि इस देश के इतिहास के बारे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक वर्ग ऐसा था जो कि इतिहास लिखने की पोजीशन में था, मगर वो इतिहास लिखना नहीं चाहता था या उसको अपने वर्जन का लिखना चाहता था। उसके बाद इस देश का इतिहास जो लिखा वो या तो ऐसे लोगों ने लिखा जो रूलर्स थे, और जो राज करता है उसका इतिहास लिखने का तरीका और नजरिया बिल्कुल अलग हुआ करता है। तो अगर मैं ये पढ़ूं कि मेगास्थनीज की किताब इंडिका में कैसे सिंध हिंद हो गया, इंडिया हो गया, इंडिका हो गया, वो इंडिका किताब में जिक्र लंबा है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि मेगास्थनीज की किताब का कोई पूरा कलेक्शन नहीं है, उसमें भी टुकड़ा टुकड़ा है। और तमाम चीजें अगर आप लेते चले जाएं इतिहास में, तो उसके खिलाफ एक काउंटर आर्गुमेंट पड़ता है कि अगर आप भारत की राइटिंग्स देखें तो उसके अंदर अगर आप गीता की बात करते हैं तो एक आर्गुमेंट बीजेपी के लोग जैसे देते हैं कि भारत का जिक्र आता है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है साहब कि अगर वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत वहां पे अर्जुन का नाम है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण भारत से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, और ये संबोधन कई बार रिपीटेड है। अगर आप गीता को पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में भारतवर्ष का जिक्र है, वायु पुराण में जिक्र है, इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स में है जहां पे स्टैच्यू ऑफ डारियस के ऊपर इंडिया का जिक्र है। तो कुल मिलाकर के विवाद है। लेकिन आज का जो ये प्रकरण चल रहा है, अभी खबर ये आई कि एक रेजोल्यूशन आ सकता है, अनुराग ठाकुर ने कहा स्टेटमेंट देकर के कि नाम बदलने का कोई नहीं है। देखिए हम इसको थोड़ा सा लेयर्स खोलेंगे ना, अगर हम क्या है कि हर आर्ग्यूमेंट को, जैसे सौरभ ने बहुत बढ़िया बात करी कि एक इलेक्शन को हम पता नहीं क्यों एक सिंगल एलिमेंट खूंटे पे टांग देते हैं कि इसी के चारों तरफ घूम करके ये पूरा चुनाव तय हो गया। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन करने वालों की भी गलती है कि वो समझते हैं कि टुडे 2009 इन इलेक्शन, वो जो 9 इलेक्शन था वो सिर्फ कर्ज माफी के कारण हुआ। वो ये नहीं देखते कि उस टाइम पे आरएसएस जैसे ग्रुप ने वर्चुअली अडवाणी जी से साथ हाथ छोड़ दिया था। जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, अडवाणी वाज नॉट अन अटल बिहारी वाजपेयी काइंड ऑफ लीडर, और वो जो दूरी हुई और उसके अंदर मनमोहन सिंह क्रेडिबिलिटी जो बड़ा फैक्टर बनी, तो तमाम चीजें आती हैं एक चुनाव के अंदर। उसी तरह से हम इस डिबेट को अप्रोच कर रहे हैं, बोथ इन टर्म्स कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखिए पहला राजदीप ने जो कहा बात की, ये जो है ये इंडिया के फॉर्मेशन को, जो इंडिया अलायंस के कारण है, उसका रिएक्शन है।
लेकिन अगेन वो सिंगल नहीं। सिंगल इसलिए नहीं मैं कहूंगा, देखिए मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से ये भारत वर्सेस इंडिया जो डिबेट है ये बहुत पुरानी है, दिस इज नॉट न्यू एट ऑल। लेकिन इंडिया कोalition से इसका नाता हो सकता है, मगर ये भी सिंगल फैक्टर नहीं है। मुझे जो लगता है और जो मैंने बात की है, 2019 का चुनाव देखिए, जब चौकीदार चोर है आरोप लगा तो नरेंद्र मोदी ने कैंपेन का बेसिस क्या बनाया था? चौकीदार। पूरे देश के बीजेपी के सब नेता चौकीदार हैशटैग पे आ गए थे और चौकीदार एलिमेंट पका दिया गया था, और उसको बुलाने से बीजेपी को एक फायदा हुआ। आपका पुलवामा भी हुआ, बालाकोट हुआ, उसके कारण होता है। इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि इंडिया अलायंस ही अकेला नहीं। एक कैंपेन अगर बीजेपी को बिल्ड करना है विपक्ष के खिलाफ, जिसकी धुरी कांग्रेस है, मुझे लगता है कि जिस दिन भारत माता का कत्ल हुआ पार्लियामेंट सेशन में, राहुल गांधी की वो जो स्पीच थी और वो जो भारत एलिमेंट बार बार भारत माता आया था, कहीं ना कहीं इसकी भी एक भूमिका रही है। इस जो ये नया एक भारत वर्सेस इंडिया जो ये नया शुरू हुआ है, अब इसको अगर आप देखें, और हम कह रहे हैं कि देश का नाम बदला जाने वाला है। साहब, देश का नाम जो है आज की तारीख में बदलना संपूर्ण रूप से, यू कैन नॉट रीराइट हिस्ट्री, रेट्रोस्पेक्टिव कर देना किसी की भी वो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की जो हमारी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है इंडिया की, वो उसको असर पड़ेगा इंडिया को बदलने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब, और बहुत खर्चा होगा, 15,000 करोड़ किसी ने कहा, किसी ने 18,000 करोड़ का खर्चा कहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये ऐसे, और राजदीप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि ये इमोटिव अपील्स वाली इशू की बात जो करी उन्होंने, और हाँ, हिस्ट्री ऑफ रीनेमिंग उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्लैंक है, ये जो पॉलिटिकल प्लैंक बनाना, चीजों का नाम बनना, तो मुंबई को मेरे ख्याल से विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए बॉम्बे से किया गया था। कैलकाटा से कोलकाता विकास को बहुत तेज ले जाकर के शंघाई बना दिया गया, बेंगलुरु बन गया, बेंगलोर से मंगलुरु बन गया, चेन्नई बन गया, मैसूरू हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। ये सब थे विकास के पथ प्रशस्त करने के लिए इस देश में। वो पॉलिटिकल वो नहीं है। देखिए, जब भी आप पॉलिटिक्स में, मैंने पहले भी कहा है, आप जब रात को गांव का आदमी सोता है ना सर्दी के दिनों में, तो वो सिगड़ी जलाता है और वो सिगड़ी की आग को बुझा देता है, क्योंकि रात को कहीं आग तेज ना हो जाए। जब किसान को इतनी समझ है कि रात को आप आग बुझा दीजिए, कहीं रात को आग तेज ना हो जाए, राजनीति में आगे जो आंच होती है ना, वो बंद नहीं की जाती। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रथाएं जो है वो आके हॉन्ट करती है। ये जो पूरा मसला हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि देश का नाम बदलने की बात होने वाली है। एक पॉसिबिलिटी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के अंदर मौजूद है। और अगर आप देखें तो नवंबर 17, 1948 में सारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें में एक चीजें हो गई थी, एक दो चीजें बची थी, वो था आपका आर्टिकल 1। जी। अब आर्टिकल 1 पे जब डिबेट की बात आई नवंबर 17, 1948 को, तो गोविंद वल्लभ पंत साहब ने रिक्वेस्ट किया कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए। वही अमेंडेड बिल जो था वो 17 सितंबर 1949 को अंबेडकर साहब 9 महीने बाद लेके आते, देश आजाद हो जाता। उन्होंने फाइनल वर्जन जो प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेठ गोविंद दास जबलपुर से थे, हरि विष्णु कामत साहब थे, कमलापत त्रिपाठी, तमाम लोग थे। जी, मैं उसको कमला जी को बाद में आऊंगा जी। उन्होंने बात ये कही कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर आप देखें उठा करके, तो हम अब उन्होंने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आर्टिकल 4 जो उनका है कि नेम ऑफ स्टेट इज आयर, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड, आयरलैंड अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट, आर्टिकल 5 कहता है। तो यानी ओरिजिनल नाम का एक मेंशन किया गया कि अंग्रेजी भाषा में इसको इंडिया माना जाता है। यही प्रपोजल हरि विष्णु कामत साहब का था, और यही प्रपोजल जो था वो ब्रजेश्वर प्रसाद साहब का था, थोड़ा सा रिलेटेड हसन मोहानी साहब का था, यानी बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने
जो बात आज उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी में सर। आर्टिकल 1 पे कही थी, अगर वो कोई पढ़ता उसे और आज पढ़े, अगर वो उनसे समय की बात हो, तो आज तक राज्य और सेंटर की जो लड़ाई है ना, वो कहते थे कि राज्य, हिंदुस्तान एक यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं, अब फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, जहां स्टेट्स को ऑटोनॉमी होना चाहिए, जिससे राज्य अपने आप को स्वायत्त ऑटोनॉमस तरीके से आगे बढ़ा सके। खैर बहरहाल वो एक यूनिटी बन गया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो कुल्लू सुब्बाराव थे मद्रास से आए थे। अब आपने जिक्र किया कमलापति त्रिपाठी थे। कमलापति त्रिपाठी ने बहुत सुंदर बातें कही। उनकी पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है कौन सी है, सबको पता है। तो उन्होंने कहा प्रपोजल कि देश का ओरिजिनल नाम जो है वो भारत है और वो इतिहास के रूप में चला है, और उन्होंने प्रपोज किया भारत दैट इज इंडिया इन इंग्लिश, नोन इन इंग्लिश। उन्होंने क्या कहा था कि गुलामी आत्मा छीन लेती है, 1000 साल गुलामी में हमने अपना कल्चर, इतिहास, इज्जत और आत्मा खो दी है, मुझे भारत नाम से मोहब्बत है। पुराणों ने भारत नाम को महिमा दी है, गायंती देवह कील गीत कहानी। उन्होंने कहा कि ये वो भूमि है जहां देवता जन्म लेना चाहते हैं। तो उन्होंने भारत की पैरवी करी। हरगोविंद पंत साहब थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने इसी बात की पैरवी करी। उन्होंने कालिदास की बात करी, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र की बात करी। लेकिन एक वर्ग था उस टाइम पे जिसको ये लगता था कि भारत नाम में एक पुराने राजा का है, माइथोलॉजिकल एलिमेंट हो सकता है, उससे उठता है। दूसरा उसके अलावा ये भी है कि ये अपर कास्ट एक हेजिमनी की बात करता है, जिसमें बहुत सारे साउथ इंडियन लोग या जो लोग सोशली ऑप्रेस रहे उनको थोड़ा सा एफिनिटी नहीं होगा, इसलिए इंडिया चाहे भले ही बाहर से आया था उसको महत्ता दी गई। लेकिन उस समय से एक पेंडिंग प्रपोजल जो है, अगर आप देखें कि भारत दैट इज इंडिया जी हमारा है, वो पेंडिंग प्रपोजल है। उसका मतलब ये नहीं कि इस देश का नाम बदल रहा है। मैं ये कहता हूं कि व्हाट इफ द गवर्नमेंट ब्रिंग्स ए प्रपोजल जिसमें हमें कह रहे हैं ना कि नोट बदलने पड़ेंगे, आरबीआई का नाम बदलना पड़ेगा, तमाम चीजें करनी पड़ेगी, तो भारत भी चलता है इस देश में, इंडिया भी चलता है। आज की लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से इंडिया दैट इज भारत। अगर उसको पलट करके मान लीजिए चेंज कर दिया जाए भारत दैट इज इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारित था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब उस समय पर डिबेट खत्म होती है तो ये प्रपोजल जो था लिस्ट 4 क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 1 जो था भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक अमेंडमेंट था जिसको कि वोट पे डाला गया। राष्ट्रपति जो थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुखिया, उसमें 38 वोट पड़े थे उसके फेवर में और 51 वोट यानी 13 वोटों से वो अमेंडमेंट हार गया था। व्हाट इफ ये सरकार करती है कि एक बदलाव करती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो जो पहली लाइन है आर्टिकल 1 सबसेक्शन 1 की, तो क्या बहुत बड़ा बदलाव होगा? क्या आपको हर जगह से इंडिया मिटाना पड़ेगा? नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि नाम तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया चल रहा है। क्या है कि ये पॉलिटिकल डिबेट जो है, अगर इस तरह से पॉसिबल है कि भारत दैट इज इंडिया बदला जाए, हालांकि मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन चीजों को बदलने की नहीं होती है। मुल्क के नाम इस चीज से तय होते हैं कि आप कितनी अच्छी गाड़ी बना रहे हैं और कितने अच्छा आपके यहाँ वर्क फोर्स है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने जवान लोग हैं। यार आपकी बदनामी इसलिए भी होती है कि वहां पे सड़क पे लड़कियां, महिलाएं नहीं चल सकती हैं दिन और रात में। इस सब से भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके यहाँ माइनॉरिटी और खल्क जो है वो किस खुशहाली से जी रही है। इन सब चीजों पे भी आपका नाम डिपेंड करता है। तो नाम में बहुत ज्यादा नहीं रखा है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि ये सिगड़ियां सुलगाई जा रही है। सनातन एक मुद्दा आ गया है, भारत एक मुद्दा हो जाएगा। ये धीरे धीरे एक नॉन टैंजिबल्स का जमाना है। मैं 2014 से कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी डेमोग्राफिक टर्फ ही नहीं बदली है, उसने अपने पॉलिटिकल टर्फ बदल दी है इस तरह से कि वो टैंजिबल्स की बात नहीं करती है। पहले मंदिर देने का वायदा करते थे, 370 हटाएंगे, जब तक नहीं कर पाते थे जनता नाराज होती। लेकिन अगर आप एक सेंस जिसे कहते हैं ना चिंगारी टाइप की लगा दीजिए, एक रेड फ्लैग खड़ा कर दीजिए और लोग उसको लेकर के पॉलिटी पूरी चर्न होने लगे। एक तो डाइवर्जन ऑफ अटेंशन और टाइम होता है, लेकिन उसके अलावा यह भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके टेकर्स आने लगते हैं और वो पोलराइजेशन का और रिवर्स पोलराइजेशन का जरिया बनता है। तो कुल मिलाकर के भारत वर्सेस इंडिया जो है, ये शायद पब्लिक की बहुत बड़ी डिबेट नहीं है, मतलब पोल का क्लियर इशू है।
बिल्कुल, मैं एक छोटी टिप्पणी राहुल की चाहता हूँ यहाँ पे। हमने जितने कॉन्टूर्स को भी छुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के पास शायद एक बिल्कुल दूसरा पर्सपेक्टिव है इस डिबेट का। राहुल, अगेन कॉन्टेक्स्ट आपसे जो पूछ रहे हैं उसका यही है कि साउथ में, स्पेशली तमिलनाडु में, जहाँ पे इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि इंडिया कहा जा रहा है या भारत कहा जा रहा है, और वो संकेत उसके क्या निकल रहे हैं। हम दोनों चीज़ें जानना चाहते हैं, वहाँ पे अभी इस डिबेट को कैसे देखा जाता है, और जैसे जो राहुल सर ने कहा कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो सिर्फ एक फ्लिप कर दिया जाता है, तो क्या उसको एक वो बहुत इमोटिव इशू होगा, या फिर उस चीज़ को जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ये चलन है कि जब वो धर्म और राजनीति को अलग कर सकते हैं, तो फिर वो नैरेटिव और जो एक्चुअल से उसको भी अलग करना की तरह देखेंगे इसको। देखिए, राहुल सर से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन हम किस तरह के देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर 20 देश आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और जहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और इसी समय पे अगर आप देखें तो विदेशी मीडिया भी आ रहा है। दो तरह का मीडिया है, एक इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहा है, एक भारत को प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो जो भारत को प्रोजेक्ट करता हुआ मीडिया वो दिखता है चमचमाता हुआ हिंदुस्तान, ठीक है, जहाँ पर एक स्टार लाइक भारत को प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो भारत और इंडिया का जो डिबेट है उसको इस तरह से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं भी पूरे दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह जब मैं जाके देखता हूँ तो सिर्फ एक ही तरह की चमचमाहट दिखती है। लेकिन इसको जब विदेशी मीडिया जब लिख रहा है और उसको मैं जब पढ़ रहा हूँ, तो वो उस चमचमाहट के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो जगह है उनको किस तरह से ढका गया, उधर की जो चीज़ें हैं उसको वो लिख रहा है। यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। और आप बात करें G20 की, जहाँ पे आप बात करेंगे गरीबी मिटाने के ऊपर, जहाँ पे आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसी तरह एक और मीडिया है जो आपको ये दिखा रहा है जो वहाँ से लोग आए हैं उनको हम चांदी की प्लेट और चांदी के चम्मच पे हम खाना परोसेंगे। और ऐसा ही एक और देश है जहाँ पर 80 करोड़ की आबादी है जो आज भी मेरे ख्याल से राशन की दुकानों पे भरोसा रख के जी रही है। तो हम इंडिया के ऊपर, जैसे सर ने कहा कि हमारा जो देश है, हम अपने काम से ज़्यादा हम बेहतर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, ना कि नाम से। तो यहाँ पर उसी नाम के अगर आप दो अर्थ देखें कि आप कैसे हिंदुस्तान को दिखाना चाह रहे हैं और कैसा हिंदुस्तान हकीकत में दिख रहा है लोगों को, तो इसमें भी एक डिबेट शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से नाम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत से भी उतना ही हम प्रेम करते हैं जितना हिंदुस्तान से करते हैं, और इंडिया से भी। यस, मैं बिल्कुल निखिल इसमें राहुल की कई बातों से सहमत हूँ, पर कुछ से असहमत हूँ, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज। इस तरीके की जो बाइनरी या कंपैरिजन है ना, कि देखिए देश में इतने लोग गरीब हैं इसलिए कटलरी ऐसी क्यों है, मैं इससे असहमत हूँ। हम किसी भी आय वर्ग के हों, हम अपने घर का ड्राइंग रूम सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा चमका के रखते हैं, और हमारे स्टोर रूम में सबसे ज़्यादा बेतरतीब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो G20 में जो देश आ रहे हैं उन देशों की मेज़बानी अच्छे से करना, उनकी सुरक्षा, उनकी सहूलियत का ख्याल रखना, अच्छी कटलरी इस्तेमाल करो। और ये कोई अब से नहीं हो रहा है, ये मतलब अगर आपको इस देश में सरकारी तौर पे सोशलिज्म की जो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, सब लोग इस चीज़ का ख्याल रखते रहे हैं कि जब भी आप अपने मेहमानों को होस्ट करें। इंदिरा जी का आखिरी बतौर प्रधानमंत्री, बतौर होस्ट, जो आखिरी निर्देश था वो क्या था? वो अपने आवास से अपने दफ्तर जो अगल बगल थे जा रही थी, उन्होंने अपने एक सहयोगी को देखा जो पीटर उत्सनोव के लिए एक टी सेट लेके जा रहे थे, चाय लेके जा रहे थे, जो वहां पे रखे जाना था, प्लेस होना था। तो उन्होंने टोका कि तुम ये वाला क्यों ले जा रहे हो, जो नया वाला सेट है वो लेके जाओ। सुरुचिपूर्ण होना ये एक अलग चीज है। दूसरी बात आती है, ये हमने कॉमनवेल्थ जब गेम्स हुए, शीला दीक्षित की सरकार थी, यूपी सरकार थी, तब भी ये आलोचना सुनी, अब भी सुन रहे हैं। ये सत्य है, एक भारत में कई भारत बसते हैं। ये सत्य है कि शहरी नियोजन में और गरीबों के लिए शहरी आवास के मामले में हम सफल नहीं हुए। हमें अपने घरों में अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, अगर हम वर्किंग में हैं ज़्यादा, तो हमें एक दीदी चाहिए जो खाना बना दे, एक हेल्प चाहिए जो हमारे घर को साफ कर दे।
लेकिन एक नागरिक के तौर पर ये हमारे कंसर्न में नहीं है कि ये दीदी, ये भैया, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कौन सी झुग्गी में रहते हैं, उस झुग्गी में कौन से माफिया ने इन्हें कितने लाख रुपए लेके अस्थाई या स्थायी पता दे दिया है, राइट? क्योंकि एक दिन में तो ये आके बस नहीं गए, और ऐसा भी नहीं कि आप किसी कॉस्मेटिक बदलाव के नाम पे इनको बुहार के बाहर कर दें। ये कोई कीड़े मकोड़े तो है नहीं, हमारी आपकी तरह इंसान हैं, नागरिक हैं, इनकी अपनी एक गरिमा है। ऐसे में क्या करती है, जो भी सरकार हो, जो भी बड़ा आयोजन हो, उसमें हमेशा पर्देदारी की जाती है, और वही पर्देदारी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखी, वही पर्देदारी हमने अभी देखी। अब इसका एक और विकट रूप ये हो सकता था कि साहब इनको हटाई दिया जाए या इनके सामने बाउंड्री खड़ी कर दिया जाए, वो और भी अमानवीय होता। तो जब राहुल कह रहे हैं, और उसका कंसर्न ये है कि हमारे देश में, हमारे महानगरों में जो शहरी गरीब हैं, जिन्होंने झुग्गियां डाल रखी हैं, उनके लिए सस्ते दर पर बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाके विकसित किए जाए, वहां तो ठीक है। पर इस बात पर यह आलोचना मुझे लगता है कि बहुत ही ये छिद्रान्वेषण हो जाता है कि अरे साहब आप चांदी के बर्तन में क्यों खिला रहे हो, या चांदी के बर्तन में मैं यहाँ पर एक चीज रखना चाहूंगा। एक राहुल, बस मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका रिस्पांस थोड़ा सा क्रिस्प रहे। मेरा हाँ, बहुत ही छोटा रहे, बहुत ही छोटा रहे। यहाँ पे बात चांदी के चम्मच की या फिर प्लेट की नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था, जो विदेशी मीडिया आता है वो आपको किस तरह से दिखा रहा है, और हिंदुस्तानी जो मीडिया है जो भारत को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो किस तरह से दिखा रहा है। तो बात चांदी के कटलरी में प्रेजेंट करने की नहीं है, बात उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाने की है। और वहीं पर जो बुनियादी जो सवाल है उसको भी अगर आप परोसते हैं और साथ ही साथ इसको भी परोसते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, आपत्ति नहीं आती है। लेकिन एक राहुल अगर इतना सिर्फ कह देते ना कि टीवी मीडिया, तो मैं शायद इतना कहता, क्योंकि ये बात सही है कि एक तरफ अतिरेक है कि मतलब लग रहा है कि भारत विश्वगुरु बन ही गया है, बस किसी भी वक्त शादी हो सकती है। तो ये हमने कुछ पत्रकार थे कुछ और संस्थानों के, तो हमने उनसे पूछा G20, बोले हाँ बहुत बज़ है, ये है वो है। हमने कहा यार न्यूज़ रूम में जरा चेक करना कि G20 में देश कितने और उन देशों के नाम क्या हैं ये। तो वो बोले कि हमें खुद ही नहीं पता कि 20 देश कौन से हैं। तो हमने कहा साहब 20 नहीं 19 है, 20वां तो यूरोपियन यूनियन है। तो ये बात आपकी ठीक है कि एक तरफ ये अतिरेक है कि मेजबान होने के भाव के साथ जो हम लोगों का जर्नलिज्म का एक मूल है कि क्रिटिकल एनालिसिस, पर मुझे इसमें ये भी लगता है कि हमेशा हमें विदेशी मीडिया से वैल्यूएशन नहीं चाहिए अपने होने का। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका अपना एजेंडा भी होता है। राइट। ठीक है, हम इस नोट पे नेता नगरी के इस सत्र को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले विषय के बारे में कहा था, जब हम सनातन के बारे में बात कर रहे थे, ये विषय ऐसा है जिसको एक सत्र में कंक्लूड करना मुश्किल है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये विषय कंटिन्यू करता है, सर्वाइव करता है न्यूज़ साइकिल को, हो सकता है नेता नगरी के आने वाले सत्रों में भी बात करें। माय 2 सेंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो बस 2 लाइन के ये हैं सर। निखिल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि आज आप भारत वर्सेस इंडिया की बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है 90 के दशक में शरद जोशी शेतकरी संगठन के नेता थे, अब गुजर गए हैं, उन्होंने ये बड़ा उठाया था भारत वर्सेस इंडिया। बट आज जब उठाया जा रहा है कल्चरल वॉर, पॉलिटिकल वॉर की तरह, राजनीतिक लड़ाई और एक सांस्कृतिक लड़ाई की तरह, कि इंडिया यानी गुलामी का निशान वर्सेस भारत यानी असली हमारी जो देशभक्ति का एक तरह से है, या भाजपा बना दूसरे पक्ष। उन्होंने जब उठाया था, उन्होंने उसे आर्थिक दृष्टि से देखा था। उनका कहना था कि हमारी जो लिबरलाइजेशन हो रही है उसमें जो किसान है वो पीछे रहकर जा रहा है, वो असली भारत की ताकत है। और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से जिनको फायदा होगा, वो इंडिया के प्रतीक है। तो उन्होंने जिस तरह से भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई एक तरह से की थी, और वो चाहते थे कि किसान को भी लिबरलाइजेशन मिले। वो ही वॉज अमंग द फर्स्ट, आप कह सकते हैं, शरद जोशी, जिन्होंने कहा किसान को अपनी मेहनत की वाकई कीमत, रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए। उन्होंने प्याज पर लड़ाई बहुत जल्द उसी 90 के दशक में की थी। तब उन्होंने ये शब्द जो भारत यूज किया, उनका कहना था कि भारत जो है वो हमारे किसानों में किसानों की आजादी का एक तरह से सिंबल है, कि जब हमारे किसान आजाद हो जाएंगे तब भारत आजाद हो जाएगा। और एक तरह से ग्रामीण बनाम शहरी की एक जो डिवाइड है
उसको उन्होंने भारत वर्सेस इंडिया कर दिया। तो ये भारत बनाम इंडिया जो है, इसके कई रूप है। और मुझे लगता है हम अगर हम कहें कि हम गर्व से कहें हम भारतीय हैं और गर्व से कहें हम इंडियन हैं, और दोनों कह पाए बगैर टक्कर के, तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा। दैट इज द वे फॉरवर्ड। राजदीप जी, देश आगे बढ़ा दें, भारत कहे, इंडिया कहे, आर्यावर्त कहे, सप्त सैंधव कहे, जो कहना है कहे, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो कहे, पर आगे बढ़ा दें। बिल्कुल आगे हम बढ़ रहे हैं। मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे सारे मेहमान मेरे से तो हैप्पी I'm really sorry सर, मेरे कुछ गेस्ट्स वहां पे है। मैं बिल्कुल मैं एक आखिरी सवाल पूछना, क्या ये सही है कि 2004 में? राजदीप जी, ये तो आपका फेलो मराठी भाषी है, इसको तो आप ये नहीं कहेंगे कि समय कम दिया मुझे। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी ने मुझे कहा कि 2004 में क्या ये सही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव ने इस तरह का प्रस्ताव लाया था कि भारत की देश का नाम बदला जाए, भारत दैट इज इंडिया, जो राहुल श्रीवास्तव ने अभी कहा, और उसका बीजेपी ने विरोध किया था, वॉकआउट किया था? नहीं, उसमें एक्चुअली उसको लेके दो बात है। मैं दोनों अपने दर्शकों को बता देता हूं, हमने भी उस पर स्टोरी की हुई है। ये एक बात डिस्कस खूब हुई थी कि बीजेपी का वॉकआउट था, लेकिन बीजेपी का तर्क ये है, और कुछ कमेंटेटर्स ने लिखा भी है, इसका एक्चुअल्स जो होंगे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो यही थे कि बीजेपी का मत ये है कि उन्होंने किसी दूसरे विषय पे वॉकआउट किया था, उस विषय पे वॉकआउट नहीं किया था, ये वो कह रहे हैं। तो ये दोनों बातें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं, जो राजदीप बता रहे हैं वो, और जो बीजेपी के साइड से कहा गया वो। इस नोट पे हम, लेकिन बीजेपी ने हरिद्वार उत्तर प्रदेश में शामिल कराया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव, जो तब मुख्यमंत्री थे, वो प्रस्ताव लेकर आए। तो अगर कहीं पे ये भ्रामक रिपोर्टिंग हो रही है, दावा हो रहा है, तो वो गलत है। ये दिक्कत क्या है कि सारी पार्टियां एक दूसरे को लेके अपने पक्ष में खूब फैक्ट चेक करती है और दूसरे के में सब धड़ल्ले। नहीं, ललन टॉप का फैक्ट चेक हमारे दर्शकों को मिलेगा। अच्छा, आखिरी बात, क्या ये सही है कि 1946 में कांग्रेस ने प्रपोजल लाया था कि देश का नाम भारत होना चाहिए? सर, हिस्ट्री इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन ये एक अच्छा क्वेरी है। मैं देखूंगा, अगर हमारे यहाँ डेस्क पे स्ट्रेंथ होगी तो एक स्टोरी भी करवाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, वो भी अवेलेबल रहने वाली है। हम इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं फॉर गुड, क्योंकि हमारे एक दूसरे सेशन से एक टाइम क्लैश करने लगा है। हमारे सारे मेहमानों की बात का निचोड़ ये निकलता है, और जो राजदीप ने बाद में कहा भी, सौरभ ने एग्री किया कि नाम को लेकर के और जो उसके संकेत हैं उसको लेकर के भावुक होना, उसमें किसी तरह का सम्मान खोजने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देश आगे बढ़े, आप काम की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हुई, उसमें सबको सुना, और बार बार अगर आप उनके इंटरवेंशंस को देखेंगे, ललन टॉप पे जाके पढ़ भी सकते हैं, तो वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो डिबेट स्ट्रीमलाइन हो, और वो बार बार ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा पुराने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्ट्री में इसलिए मत जाइए क्योंकि उन्हें अभी यहाँ वेरीफाई करना, डिस्कस करना मुश्किल होगा, इसीलिए फाइनली वो बिना किसी अमेंडमेंट के उसको पास करा ले जाते हैं। वकील तो वो थे ही, बहुत अच्छे ओरेटर भी थे। और नाम को सीरियसली न लेना, आपको सीखना चाहिए इंडियन आर्मी से भी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत जटिल संरचना है, लेकिन आप देखिए वो नाम में कभी फंसते नहीं हैं। आप कैवलरी में जाएंगे सवार होते हैं, आर्टिलरी में जाएंगे जवान होते हैं, सारे जितनी फॉर्मेशन से उन सब में सूबेदार होते हैं और उन सब के मालिक जनरल होते हैं। भाषा में फंस के वो कभी अपना काम रोकते नहीं। अभी नागपुर से हम राखी बंधवा के आ रहे हैं, वहां पे आपको उत्तर महाराष्ट्र एंड गुजरात सब एरिया मिलेगा, वहां पे भी वो लैंग्वेज में फंस नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री को वो रक्षा मंत्री ही कहते हैं। तो आप सीख सकते हैं कि काम की चीज़ों पे अगर हमारा ज़्यादा फोकस बना रहे तो आप आर्मी की तरह ही एफिशिएंट हो सकते हैं। डिस्कस ज़रूर हर चीज़ हो सकती है, जैसे ये भी चीज़ कि आपके एंकर का नाम क्या होना चाहिए। फॉर द रिकॉर्ड हम बता भी दें कि जिस नाम से अभी हमें बुलाया जाता है वो असली नाम कुंडली के हिसाब से जो अक्षर निकला था नहीं था। पालना एक हमारे इसमें होता है, सौरभ अभी मराठी भाषी कह रहे थे, जिसमें बच्चा झूले में डाला जाता है, वहाँ नाम रखा जाता है। उसके बाद मम्मी की सहेली का एक लेटर आया था कि इसका नाम ये रख दो यार, और उन्होंने रख दिया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हम यहाँ आने थे, आ ही गए।